गुड आफ्टरनून। तो हमने पहला चैप्टर कर लिया था लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। और काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें एक जनरल अकाउंट पढ़ना है, ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन का। देन इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमें ओनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें फिर वायरस पढ़ना है, लाइकन पढ़ना है, वायरॉइड्स पढ़ना है, प्रियॉन्स पढ़ना है, ठीक है। तो काफी बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। मतलब आप मान के रख लो, अगर ऑनलाइन बात करें तो 18-20 घंटे लगेंगे हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग इज biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बोर्ड दिख रहा है क्लियर सबको? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड में जो लिखा हुआ दिख रहा है क्लियर? ओके ना। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इनिशियल फेज में साइंस डेवलप नहीं था, तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो यूज बेस्ड था, ठीक है, कि हम इसको ऐसे यूज करते हैं, हम इसको ऐसे यूज करते हैं, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर यूज बेस्ड, ठीक है। फिर धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, साइंस आया तो साइंस का लोगों ने यूज करना शुरू किया। पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज बाय एरिस्टोटल। So Aristotle was first person or first scientist to use science in classification. इसने क्या किया, प्लांट को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज herb, shrub and tree, ठीक है। ये 3 डिफरेंट ग्रुप में प्लांट को इसने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ morphology, ठीक है। So on the basis of morphology he divided plant into 3 different group, that is herb, shrub. herb मतलब क्या, वो छोटा वाला, ठीक है, shrub उससे बड़ा वाला, ट्री जो आप बड़ा सा देखते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसने 3 डिफरेंट ग्रुप प्लांट का बनाया। देन एनिमल को इसने 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। एक ग्रुप जिसमें रेड ब्लड था, एक ग्रुप जिसमें रेड ब्लड नहीं था, ठीक है। ये पहला अटेम्प्ट था साइंटिफिक क्लासिफाई करने का, ठीक है। प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। राइट डाउन। earlier classifications were need based. earlier classifications were need based. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। first scientific attempt to classify living organism, first scientific attempt to classify living organism was by Aristotle. He on the basis of morphology, divided plants into 3 different groups, that is herb, shrub and tree.
an animal into two different group and animals into two different group on the basis of presence or absence of red blood, on the basis of presence or absence of red blood. तो ये हमारा पहला साइंटिफिक, राइट। और नेक्स्ट हेडिंग इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन by Carolus Linnaeus. Next heading is two kingdom classification by Carolus Linnaeus. Now, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको कर लेंगे। देखिए, लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने दो किंगडम बनाए, एक बनाया प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया, और सिंपल प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। उसने कहा जिसके पास सेल वॉल है, दोज ऑर्गन्स व्हिच पोजेस सेल वॉल विल बी प्लेस्ड इन प्लांटे एंड दोज व्हिच लैक्स सेल वॉल विल बी प्लेस्ड इन एनिमेलिया। ओके, ये इसका क्राइटेरिया और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और क्राइटेरिया इसने यूज किया सेल वॉल, ठीक है। उसने कहा जिसके पास सेल वॉल वो प्लांटी है, जिसके पास नहीं है वो एनिमेलिया है, ठीक है ना। ये जो क्लासिफिकेशन है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तीन मेजर ड्रॉबैक है इस क्लासिफिकेशन के। क्या क्या ड्रॉबैक है? पहला ड्रॉबैक कि इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक फंजाई और प्लांट को एक साथ प्लेस कर दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का मतलब क्या था? प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, मतलब जिनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कवर ना करे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब होता है जहां पे डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो पहला इसका ड्रॉबैक था कि इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ कर दिया। दूसरा, इसने यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को मल्टीसेलुलर फंजाई और प्लांट के साथ प्लेस कर दिया, ठीक है। तीसरा, इसने हेट्रोट्रॉफिक फंजाई, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको प्लेस कर दिया ऑटोट्रॉफिक प्लांट के साथ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। समझ में आया? रेड ऑन टू किंगडम क्लासिफिकेशन by Carolus Linnaeus. He on the basis of presence or absence of cell wall, he on the basis of presence or absence of cell wall divided living organism into two separate kingdom, living organism into two separate kingdom. First, planting with cell wall, plante with cell wall, and Animalia without cell wall. Plante with cell wall and Animalia without cell wall. Plante includes bacteria, fungi, and plants, and Animalia includes
all those without cell wall like protozoans or general animals, all those things. Okay, so यहाँ पे important ये कि प्लांटे में बैक्टीरिया था, फंजाई था और प्लांट्स था. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. Drawbacks of two kingdom classification. First, he grouped unicellular bacteria. He grouped unicellular bacteria with multicellular fungi and plant. With multicellular fungi and plant. Second लिखिए, he grouped prokaryotic bacteria with eukaryotic. He grouped prokaryotic bacteria with eukaryotic plants and fungi. ठीक है. Third, he grouped heterotrophic fungi. He grouped heterotrophic fungi with autotrophic plants. Heterotrophic fungi with autotrophic plants. हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना ले, सॉरी ना बना पाए, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना ले. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं. क्वेश्चन इससे नहीं आता है, टू किंगडम से आता है और 5 किंगडम और 6 किंगडम से आता है. नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, बाय Ernst Haeckel. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय Ernst Haeckel. तो इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया और इस किंगडम का नाम रखा इन्होंने प्रोटिस्टा. ठीक है, एक नया किंगडम बनाया एंड नेम्ड एज प्रोटिस्टा. ये जो किंगडम था प्रोटिस्टा, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. इसका सिंगल सा क्राइटेरिया था कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक होगा. ठीक है, it will be unicellular and eukaryotic irrespective of, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता whether it is autotrophic or heterotrophic. मतलब वो अपना खाना बना सकता है, नहीं बना सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए. ठीक है. थर्ड, he created a new kingdom. He created a new kingdom, that is Kingdom Protista, which includes all unicellular, eukaryotic organism
all unicellular eukaryotic organism irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic, whether they are autotrophic or heterotrophic. मतलब वो खाना बना सके ना बना सके कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए, बस। ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज 4 kingdom classification. Hi. Copland. Next is 4 kingdom classification. Now, the 4 kingdom classification that was given by Copland. इसने एक नया किंगडम बनाया जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है। ठीक है, और उस किंगडम का इन्होंने नाम रखा माइकोटा, MYCHOTA। ठीक है, बाद में इस नाम को चेंज कर दिया गया टू मोनेरा। Later on, name was changed to Monera by Allen and Doherty. Allen and Doherty. ठीक है, right on. He created a new kingdom. He created a new kingdom, that is Kingdom Mycota, which includes all prokaryotic organism, Name of this kingdom was later on changed to Monera by Allen and Doherty, ALLEN and DAUGHARTY, Allen and Doherty। लिख लिया ना। नेक्स्ट वाला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा मुकुल, बताओ। Name was changed to Monera by Allen and Doherty, Allen ALLEN and DAUGHARTY, Allen and Doherty। Next heading is 5 kingdom classification by R.H. Whitaker, 1969। Five kingdom classification by R.H. Whitaker, WHITTAKER, 1969। ईयर भी पूछा गया है एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब पहला क्वेश्चन आता है कि भाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 3 4 हो गया था, तो 5वें किंगडम क्लासिफिकेशन जरूरत था क्या? इसका जरूरत इसलिए था कि इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, they were based upon one or few characters, and so those classifications were not inclusive। अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं उनमें जो चश्मा लगाते हैं वो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो चश्मा नहीं लगाते हैं वो दूसरे परिवार से बिलोंग करते हैं,
तो मैंने एक करेक्टर ले लिया, दैट इज चश्मा। अब ये चश्मा है, हो सकता है दो इंडिविजुअल सिर्फ चश्मा लगाने में सिमिलर हो, बाकी करेक्टर में डिफर कर रहे हैं। तो जब भी आप एक आध करेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हेन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन वन और टू करेक्टर, इट इज नॉट इंक्लूसिव। सो इन ऑर्डर टू मेक क्लासिफिकेशन more inclusive, Whittaker proposed five kingdom classification, and he has taken evidences from different sources. बहुत सारे सोर्सेस ने एविडेंस लिया। क्या क्या सोर्स था जो उसने यूज किया? ठीक है, पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। इसने लिया सेल टाइप, देन न्यूक्लियर एनवेलप, then body organization, then cell wall, then mode of nutrition, then ecological role, then phylogenetic relationship, or we also call it evolutionary relationship, एक्सेट्रा। ये कुछ मेजर क्राइटेरिया इसने यूज किया, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन। अभी बता रहा हूं, एनसीईआरटी जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी इसने कंसीडर किया, हाउ दे, बट दैट इज रॉन्ग। इसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंसीडर नहीं किया, वो एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ। अगर आप 2014 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए क्राइटेरिया बाय व्हिटेकर, और उसका आंसर था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है वो गलत है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? इसने ही पूछा था। हितांशु सैनी। तो हितांशु, ऐसा है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं, और आप 2014 का प्रीवियस ईयर में 2014 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 14 या 14 ही है, तो उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड द क्राइटेरिया फॉर बाय व्हिटेकर, इट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं बताने वाला था, आपने पहले पूछ लिया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इतने सारे क्राइटेरिया को लेके इसने क्लासीफाई किया। इसने फिर एक नया किंगडम बनाया, एंड दैट किंगडम इज फंजाई। ठीक है, on the basis of body organization and mode of nutrition। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया यूज किया। याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन इसका क्राइटेरिया नहीं था, एनसीईआरटी में लिखा है, वो गलत है। ठीक है, एंड ही क्रिएटेड न्यू किंगडम दैट इज किंगडम फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डन। Whittaker proposed five kingdom classification. Whittaker proposed five kingdom classification in order to make classification more inclusive, in order to make classification more inclusive, because earlier classifications were based upon one or few character,
one or few characters. And in order to make classification, more inclusive, he has taken evidences from, ये सारा लिख लीजिए। दिख रहा है सबको ये लिखा हुआ बोर्ड में? ये 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं? आइए ना बोलो यार, ये 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं? हाँ, he has taken evidences from, ये सातों लिख लीजिए, ये सातों। सेल टाइप, न्यूक्लियन वाला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल रोल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। he do not consider, next point लिखिए, he do not consider mode of reproduction, as criteria, ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखिए, he created a new kingdom, that is kingdom fungi, on the basis of body organization, and mode of nutrition, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जैसे ये, लेकिन ऐसे विटिकर ने अपने सिस्टम में नहीं कहा था, लेकिन अब जो बुक्स अवेलेबल है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि ये सारे क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया विटिकर ने सबसे इंपॉर्टेंट माना? आउट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, व्हिच क्राइटेरिया वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बाय विटिकर? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्राइटेरिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसीडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड वन, out of the following criteria, mode of nutrition is considered as most important criteria. Okay, माना जाता है ऐसा, हाउ नहीं, माना जाता है कि सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, इसको क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये बुक्स में कुछ बुक्स में से लिखा हुआ फर्जी टाइप से, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको मार्क करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऐसा उसने कंसिडर नहीं किया था, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं। अब देखो, अब हम इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, बबल डायग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, 5 किंगडम है। ये हो गया हमारा मोनेरा, ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा, ये हो गया हमारा फंजाई, ये हो गया हमारा प्लांटे, और ये हो गया हमारा एनिमेलिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सातों कैरेक्टर हमने यूज किए हैं इसके क्राइटेरिया को, सातों क्राइटेरिया, उसको एक एक करके हम इस पे इंपार्ट करेंगे, इस डायग्राम पे एक एक करके हम इस डायग्राम पे इसको बिठाते जाएंगे। पहला हमारा सेल टाइप है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहां पे हम लिखेंगे सेल टाइप,
ठीक है। अब देखिए, इस लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोट, और इस लाइन के ऊपर जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट। तो इस लाइन के नीचे हो गया हमारा प्रोकैरियोट, और इस लाइन के ऊपर हो गया यूकैरियोट। ठीक है, तो हमारा पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर आता है न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, हमें पता है कि प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगा, एब्सेंट होगा, और यूकैरियोट के पास क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगा। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट, और यहां ऊपर लिखेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, कुछ तो बोलो यार, दिख रहा है? यप्स, ओके। हम इसको हटा देते हैं, ये जो इधर है क्लटर को एक एक करके करेक्टर करते जाते हैं। तो दो करेक्टर हमारे शुरू के हो गए, दैट इज सेल टाइप एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तीसरा हमारा आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा एसिमेट्रिक हो गया है बोर्ड के कारण। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ना, अगर आप देखें तो इस लाइन के नीचे जितने भी हैं सारे के सारे क्या है, यूनिसेलर, प्रोटिस्ट और मोनर यूनिसेलर होता है, और इसके ऊपर जितने भी हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ओके। सर आपने उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिखा भैया? अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, इसको ठीक कर लो, सॉरी सॉरी, उस स्पेस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है यार। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट, और यहां पे एब्सेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ना, तो आप देखिए कि जो मल्टी सेलुलर है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी का लेवल भी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सब इक्वल अमाउंट में मल्टी सेलुलरिटी शो कर रहे हैं। कैसे, देखिए ये जो फंजाई है इट इज मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू। ठीक है, प्लांटे को अगर आप देखोगे तो इट इज मल्टी सेलुलर विथ ऑर्गन, और एनिमल को देखोगे तो इट इज मल्टी सेलुलर विथ ऑर्गन सिस्टम। है ना, यहां पे लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है फंजाई में, प्लांटी में विथ ऑर्गन है, और एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, तो हमने एक, दो, तीन कैरेक्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को देखें तो यहां पे जो फंजाई है, हियर सेल वॉल इज ऑफ काइटीन, पढ़ेंगे हम लोग आगे काइटीन। ठीक है, प्लांटे में देखोगे तो हेयर सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, और एनिमेलिया में देखोगे तो सेल वॉल इज एब्सेंट।
ठीक है। अब अगर हम प्रोटिस्ट में आए तो प्रोटिस्ट में जो सेल वॉल होता है, कुछ केसेस में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इन सम सेलुलोजिक सेल वॉल। अब हम मोनेरा में आते हैं, तो जब अगर हम मोनेरा को देखें तो इन केस ऑफ मोनेरा सेल वॉल इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड, ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज पेप्टिडोग्लाइकन। अब हम लोग आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अगर हम फंजाई को देखें तो यहां पे जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन केस ऑफ फंजाई, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, कुछ भी हो सकता है। पैरासाइट भी हो सकता है, सैप्रोफाइट भी, तो सिम्बायोट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांटी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं। अगर एनिमेलिया में देखें, इट इज होलोजोइक, मतलब ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटिस्ट को देखें, प्रोटिस्ट जो है इट कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है प्रोटिस्ट। अब देखो मोनेरा ना सबसे डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, मिक्सोट्रॉफिक पढ़ेंगे भाई आंसर में, बैठे रहिए, मिक्सोट्रॉफिक आएगा, ठीक है। जब आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। मोनेरा जो है, जब आप मोनेरा को देखोगे, ठीक है, तो इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब लाइट के प्रेजेंस में, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कराए और फिर उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करे और उस एटीपी से खाना बनाए। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया, उससे एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया और फिर एटीपी से खाना प्रिपेयर किया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। प्लस दिस कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, क्लियर ना। अब अगला हमारा आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोनेरा से प्रोटिस्ट आया और प्रोटिस्ट से फिर ये तीनों मल्टीसेलुलर किंगडम आए। तो अगर आप लाइन ऑफ इवोल्यूशन देखिएगा तो दिस इज योर लाइन ऑफ इवोल्यूशन। लाइन ऑफ इवोल्यूशन, इस लाइन में ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है इकोलॉजिकल रोल, कि नेचर में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, नेचर में इनका रोल क्या है। अगर हम इकोलॉजिकल रोल देखें तो जो फंजाई है इसका इकोलॉजिकल रोल क्या है? इट इज डीकंपोजर, ठीक है। अगर हम प्लांटी का इकोलॉजिकल रोल देखें तो इट इज
प्रोड्यूसर। अगर हम एनिमेलिया का इकोलॉजिकल रोल देखें, इट इज कंज्यूमर, ठीक है। और ये जो प्रोटिस्ट और मोनेरा, इट कैन बी डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। रायता फैल गया, समझ में आया कुछ? तो बस छाप मारो इसको, फंजाई इज ओनली साप्रोफिटिक, नहीं पैरासिटिक फंजाई होता है भाई। कौन कह रहा है? बोर्ड क्लियर एंड कंसेप्ट भी क्लियर। चलो इसको बना लो, जल्दी से बना लो भाई लोग ना। अभी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका एक जो मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है, वो ये है कि इसमें कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म होता क्या है? ठीक है, कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कुछ मिलके बना, जैसे लाइकेन, आलगी और फंजाई मिलके बना, तो उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक जो हम लोग बोलते हैं कि इसमें वायरसेस के लिए कोई जगह नहीं। थर्ड वन, ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट, नो प्लेस फॉर composite organism such as lichen. No place for composite organisms such as lichen. Second, no place for viruses. No place for viruses. ओके, तो आज के लिए इतना ही। मजे लीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। देखिए सब याद रहेगा नहीं, एक रूल है कि सब याद रहता नहीं है। मुझे नहीं याद रहता तो आपको तो नहीं याद रहेगा, गारंटी है। मैं भूल जाता हूं तो आपको भूलना हक बनता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और याद रहेगा। भूल भी जाओगे बेटा, भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो हम भूलने का तो हमारा टैलेंट अपना है, हम भूलेंगे। तो इसलिए आराम से पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।